Good evening, students. So, this is our lecture number 43 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 167 को कंक्लूड किया था एंड अलॉन्ग विद दैट जो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है बीएनएसएस में दैट इज सेक्शन 187 उसकी भी डिस्कशन की थी और साथ में समझा था कि what new changes have been introduced in the corresponding provision of section 167. ठीक है, सेक्शन 167 को समझने के लिए हमने चैप्टर 5 ऑफ चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी को पहले कवर किया था. ठीक है, जो कि अरेस्ट का चैप्टर है. उसको कवर करने के बाद ही हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिली सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी की. ठीक है, हमने ये समझा था चैप्टर 5 के अंदर कि अरेस्ट कैसे किया जाता है, कहाँ पर पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट करने की पावर किन किन के पास है, दैट इज़ प्राइवेट पर्सन, मैजिस्ट्रेट. ठीक है, ये सब हमने अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था. अब हम लोग एक काम करते हैं कि जो सीआरपीसी का चैप्टर 5 है उसका जो करस्पॉन्डिंग चैप्टर है इन बीएनएसएस उसको ही पढ़ लेते हैं एंड साथ में देख लेते हैं कि किस प्रकार के नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं चैप्टर 5 ऑफ बीएनएसएस के अंदर. ठीक है, सो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से विच इज सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस. इट करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी. ठीक है, तो आइए इसको रीड करते हैं. इट सेज एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन. सेम है, इसमें वैसे कोई चेंज है नहीं बट फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको. हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है, बी क्या कहता है, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied. ठीक है, सेक्शन 35 जो है ये सेक्शन 41 का करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है. इट टॉक्स अबाउट द सिचुएशन जहाँ पर पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट अ वारंट. ठीक है, विदाउट अ वारंट जहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं सेक्शन 35 उससे डील करता है और ये करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है सीआरपीसी के सेक्शन 41 का. अगर आप इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे तो इसमें आमतौर पे कोई इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया. बस आपको याद होगा कि सेक्शन 41 में अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 41A से लेके 41D तक एडिशन किया गया था, उसको इसमें इनकलकेट कर दिया गया है. ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आगे क्या क्या है. ये जो आपका इसका क्लॉज ए है ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं. क्लॉज बी ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई रीजनेबल कंप्लेंट रिसीव की है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन उनके पास है या फिर एक रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर द पुलिस ऑफिसर कैन मेक एन अरेस्ट. ठीक है, अगर जो एक्यूज्ड है जिसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन उन्होंने रिसीव की है ही हैड कमिटेड एन ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट इज लेस देन 7 years. ठीक है, लेस देन 7 years और विच में एक्सटेंड टू 7 years, मतलब कि 7 साल या 7 साल से कम की अगर पनिशमेंट है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट. और ये सारी कंडीशंस वहाँ पर सेटिस्फाइड होनी चाहिए. ये मैंने आपको बताया था 41 के लेक्चर में, आप उसको रेफर कर सकते हैं कि सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ओनली देन द पुलिस ऑफिसर विल बी एबल टू मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट इन केस ही हैड रिसीव्ड a reasonable information or there a reasonable information, a credible information or reasonable suspicion exist. ठीक है, और ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर सी में आपका क्या था, सी में आपका उन केसेस की बात करता है जहाँ पर एक्यूज ने कोई एक ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जहाँ पर द पनिशमेंट इज मोर देन 7 years. जब मैं मोर देन 7 years बोल दे रहा हूँ तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इम्प्लाइडली इंक्लूड हो ही जाती है, तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है. सी में आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, याद है ना सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी के अंदर मैंने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अच्छे से समझाया था कि सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 के अंदर प्रोक्लेमेशन दिया जाता है. ठीक है, और अगर सब सेक्शन 1 की जो प्रोक्लेमेशन है, जो कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू की है, उससे एक्यूज्ड कंप्लाई नहीं करता है तो सेक्शन 82 सब सेक्शन 4 के अंदर ओनली फॉर सर्टेन ऑफेंसेस ऑफ आईपीसी, certain offenses of IPC, the accused can be declared to be a proclaimed offender. ठीक है, ई में आते हैं. अगर accused के पास किसी भी प्रकार की स्टोलन प्रॉपर्टी
पुलिस ऑफिसर को मिली है तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एफ आपका कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड वहाँ पर एक्यूज उनकी एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी में बाधा डाल रहा है तो वहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर एक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जी आपका कहता है कि वो जो इंसान है वो डिजर्टर है, आर्म फोर्सेस का भगौड़ा है, आर्म फोर्सेस से भाग गया, वो अपनी ड्यूटी को निभाए बिना, ठीक है। एच क्या कहता है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई रीजनेबल कंप्लेंट रिसीव हुई है, ठीक है, कि उसने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है बाहर में जाके, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्राडिशन से डील करता है। मैं ज़्यादा डेल्व नहीं करना इनमें बिकॉज पैरीमेट्रियाँ हैं सारी की सारी चीज़ें, तो इसको इन डेप्थ समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझना है चीज़ों को तो बस आप पुराने लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने इन डिटेल हर चीज़ को यहाँ पे समझाया है जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इन डिटेल मैंने आपको हर चीज़ समझाई है एंड अलॉन्ग विद दैट आप उसको कंपेयर कर सकते हो सेक्शन 35 के साथ, ठीक है। आई जो है आपका वो रिलीज कन्विक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद ये रिक्विजिशन की बात करता है, लीगल रिक्विजिशन। रिक्विजिशन क्या होता है? लीगल रिक्वेस्ट, जहाँ पर किसी और जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन ने ये लीगल रिक्वेस्ट पास की है किसी और जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन को कि ये इंसान आपके जुरिस्डिक्शन में, इसको अरेस्ट करिए, ठीक है। अब सब सेक्शन 2 पे आते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, नो पर्सन कंसर्न्ड इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate, ठीक है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से डील करता है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सबसेक्शन 3, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1। ये देखिए, ये आपका सेक्शन 41A से डील करता है, याद है ना, हमने पढ़ा था सेक्शन 41A के अंदर कि अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इवन दो सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं सबसेक्शन 1 के, ठीक है, वो अरेस्ट नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि अरेस्ट करना यहाँ पर रीजनेबल नहीं होगा, तो वो सेक्शन 41A के अंदर एक नोटिस दे सकते हैं एक्यूज्ड को कि जिस टाइम पर हम तुम्हारी प्रेजेंस चाहेंगे तुम उस टाइम पर अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करोगे। तो ये वही उसको मैनिफेस्ट कर लिया है सबसेक्शन 3 के अंदर। फोर्थ, वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन। ये आपका वही 41A का बाकी का जो सबसेक्शन था, ठीक है। तो सेक्शन 35 के अंदर तो कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बस क्या किया गया है, जो सेक्शन 41A था, ठीक है, उसके जो प्रोविजंस थे उसको इनकलकेट कर दिया गया इसके अंदर। सबसेक्शन 7, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन केस ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल फॉर लेस देन 3 years एंड सच पर्सन इज इनफर्म और इज अबव 60 years ऑफ एज। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो पर्सन मैंडेटरी इट इज शैल be arrested without prior permission of the officer not below the rank of DSP in case of an offence which is punishable for less than 3 years and such person is infirm or is above 60 years of age। ठीक है, ये एक आपको एक नया एडिशन के फॉर्म में मिलेगा। गिव मी अ सेकेंड। जी, तो यहाँ पर ये सबसेक्शन 7 जो है इट इज़ न्यूली एडेड प्रोविजन। यहाँ पर कहता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इट सेज नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP in case of an offence which is punishable for less than 3 years and such person is infirm or is above 60 years of age। अब किसी इंसान ने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट इज लेस देन 3 years, ठीक है। किसी इंसान ने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट इज लेस देन 3 years, ठीक है। तो उस इंसान को अरेस्ट नहीं किया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर विदाउट रिसीविंग अ प्रायर परमिशन फ्रॉम DSP, दैट इज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। DSP के ऊपर के जितने रैंक वाले पुलिस ऑफिसर हैं उनकी भी मतलब परमिशन ली जा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परमिशन देने का जो राइट है वो DSP के पास एक्सक्लूसिव है, DSP से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी परमिशन को लिया जा सकता है। बट यहाँ पर ये कहता है कि अगर किसी इंसान ने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट इज लेस देन 3 years, ठीक है, एंड साथ ही साथ वो इंसान इन्फर्म है, कमज़ोर है,
या फिर 60 ईयर्स ऑफ एज है, मतलब 60 साल से ज़्यादा की उम्र उसकी हो चुकी है, तो वहाँ पर अरेस्ट करने से पहले आपको डीएसपी या फिर उनसे हायर रैंक के किसी सुपीरियर ऑफिसर की परमिशन चाहिए होगी। सबसेक्शन 7 आपको क्लियर है। 36 पे आते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, मैंडेटरी है, bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification, prepare a memorandum of arrest which shall be attested by at least one witness who is a member of the family of the person arrested or a respectable member of the locality where the arrest is made, countersigned by the person arrested, and inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest। ठीक है, तो जो आपका ये सेक्शन 36 है, ये आपका सेक्शन 41B है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको सेक्शन 36 को डिटेल में समझना है तो आप उस लेक्चर को रेफर कर लीजिएगा। सेक्शन 37 इट सेज द स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल। ठीक है, ये भी आपका सेम ही है। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो आपका ये हेड नोट है इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, बी कहता है डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन्स अरेस्टेड, नेचर ऑफ द ऑफेंस विद विच चार्ज विच शैल बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन एनी मैनर इंक्लूडिंग इन डिजिटल मोड इन एवरी पुलिस स्टेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, अब आपका जो सेक्शन 37 है विच रिलेट्स टू आई एम सो सॉरी, हाँ, जो आपका सेक्शन 37 है इट रिलेट्स टू सेक्शन 41C। इसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, इन चेंजेस को देखते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे कहता है कि आपको एक पुलिस कंट्रोल रूम स्टैब्लिश करना पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट में और एक स्टेट लेवल पे जिसकी सुपरवाइजरी अथॉरिटी होगी ओवर ऑल द पुलिस कंट्रोल रूम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, बी कहता है कि उन पुलिस कंट्रोल रूम्स में एक पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन जिसकी रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से कम की ना हो, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि ही विल मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन्स अरेस्टेड, नेचर ऑफ द ऑफेंस विद विच चार्ज्ड विच शैल बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन एनी मैनर इंक्लूडिंग इन डिजिटल मोड इन एवरी पुलिस स्टेशन एंड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, उसकी ड्यूटी ये बनेगी कि जिन भी इंसानों को अरेस्ट किया जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को वो प्रॉपरली कलेक्ट करे। ठीक है, एंड उसको डिस्प्ले किया जाए किसी भी मैनर में, चाहे डिजिटल मोड में भी किया जा सकता है या फिर बाहर बोर्ड लगा देते हैं उस मैनर में किया जाए। तो बहुत मेजर चेंज नहीं है, बस याद रखिए सेक्शन 37 में बेसिक चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। 38 पे आते हैं, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। अगेन इट इज सेक्शन 41D, सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 39 पे आते हैं, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस। ये आपको मैंने बताया था नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में अरेस्ट किया जा सकता है इफ़ द पर्सन रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस टू द पुलिस ऑफिसर। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर और जिस इंसान ने वो ऑफेंस कमिट किया है वो अपना नाम और पता बताने से मना कर देता है, तो पुलिस ऑफिसर इवन इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट अ वारंट मेक एन अरेस्ट। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वहाँ पर जो अरेस्ट का पर्पज़ है वो बस ये होता है कि उस इंसान का जिसको अरेस्ट किया गया है उसका नाम और एड्रेस एसर्टेन किया जा सके। ठीक है, अगेन इट रिलेट्स टू सेक्शन 42। ठीक है, इसमें डेल्व नहीं कर रहे, मैं फिर से बोल रहा, अगर आपको इनमें से किसी भी सेक्शन की डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स को रेफर कर लीजिए जहाँ पे मैंने सीआरपीसी के जो बीएनएसएस के जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है सीआरपीसी में अरेस्ट से रिलेटेड जहाँ मैंने कवर किया, आप उनको रेफर कर लीजिए। ठीक है, 40 ये अगेन अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं है आपका। ठीक है, अच्छा इस इसको पढ़ लेते हैं। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु in his presence commits a non-bailable and cognizable offence or any proclaimed offender and without unnecessary delay, but within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station। अब देखिए, अच्छा subsection 2, if there is reason to believe that such person comes under the provision of section 35, a police officer shall take him in custody। And then subsection 3, if there is reason to believe that he has committed a non-cognizable, give me a second, ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 43 के अंदर एक चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा है एंड विदाउट अननेसेसरी डिले बट विद इन 6 hours फ्रॉम सच अरेस्ट शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर। जब आप सेक्शन 43 को पढ़ते हैं
सीआरपीसी के, वहाँ पे क्या कहा था, एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल इन कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड विदाउट अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर any person so arrested to a police officer or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station। देखिए बाकी चीज़ें सेम है, बट पहले खाली आपका अननेसेसरी डिले एक प्रोसीजर फॉर्मेलिटी थी इफ़ द प्राइवेट पर्सन हैज़ मेड एन अरेस्ट, ठीक है। लेकिन सेक्शन 40 ये कहता है कि अननेसेसरी डिले तो है, ठीक है, विदाउट एनी अननेसेसरी डिले आपको उस इंसान को पुलिस की कस्टडी में भेजना है, लेकिन दैट टू यू हैव टू डू इन 6 आवर्स, ठीक है, 6 घंटे के अंदर आपको करना है। एंड अननेसेसरी डिले ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि 6 घंटे का टाइम पीरियड आपको दिया है तो आप उसको 6 घंटे तक डिटेन करके रखिए। अगर उससे पहले भी आप पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट करके बुला सकते हैं या फिर उसको पुलिस कस्टडी में दे सकते हैं, ठीक है, तो आपको पहले भी ये चीज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट अननेसेसरी डिले सिग्निफाइज। 41 पे आते हैं, मजिस्ट्रेट की पावर ऑफ अरेस्ट। याद है ना, अगर मजिस्ट्रेट अपने जुरिस्डिक्शन में है, मजिस्ट्रेट अपने जुरिस्डिक्शन में है और उनके जुरिस्डिक्शन में उनके प्रेजेंस में किसी इंसान ने कोई भी प्रकार का ऑफेंस कमिट किया है, वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि ही कैन मेक एन अरेस्ट, ठीक है। फिर 42 पे आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। याद है ना आपको, यहाँ पर ये कहता है कि जो सेक्शन 39 से लेकर 41 का जो सेक्शन है, इट विल नॉट बी अप्लाइड ऑन आर्म फोर्सेज बिलोंग्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट की आर्म फोर्सेज होगी, अगर वो किसी नोटिफिकेशन के थ्रू सेक्शन 42 का जो प्रोटेक्शन है उन पे एक्सटेंड करें, तो अगेन जो ये आपका नॉट विथ स्टैंडिंग प्रोविजन है, इट विल अप्लाई टू आर्म फोर्सेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। 43 पे आते हैं, जिनमें चेंज है मैं उनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 43 पे आते हैं, अरेस्ट हाउ मेड, ठीक है। अरेस्ट हाउ मेड में हमें जाना है सबसेक्शन 3 पर, ठीक है। अरेस्ट हाउ मेड में आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था सीआरपीसी के अंदर क्या होता है कि पहले जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो एक्यूज्ड को एक ओरल इंटीमेशन देते हैं कि भाई तुम तुरंत कस्टडी में आ जाओ, इससे पहले कि हमें तुम्हें हाथ लगाना पड़ जाए। और अगर वो ओरल इंटीमेशन पे चुपचाप पुलिस की कस्टडी में आ जाता है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रकार का फिजिकल फोर्स यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर वो रिफ्यूज़ करता है पुलिस की कस्टडी में आने से, देन द पुलिस ऑफिसर विल बी इनेबल टू टच द पर्सन, ठीक है। ये आपको याद है ना, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में अरेस्ट हाउ मेड समझाया गया था, ठीक है। अब इसके सबसेक्शन 3 पे एक बार आ जाइए, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। द पुलिस ऑफिसर मे, कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, यूज हैंडकफ while effecting the arrest of a person who is a habitual repeat offender who escaped from custody, who has committed offense of organized crime, offense of terrorist act, drug related crime or offense of illegal possession of arms and ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coins and currency notes, human trafficking, sexual offenses against children, offenses against the state including acts endangering sovereignty, unity and integrity of India or economic offenses। बेसिकली जो आपका सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 है, ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो पहले मुआवना करेंगे कि जो ऑफेंस कमिट किया है एक्यूज ने, उसकी नेचर एंड ग्रेविटी क्या है। एंड बेस्ड ऑन द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, द पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू यूज हैंडकफ्स। जनरली अगर देखा जाए तो पुलिस ऑफिसर हैंड कफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेड़ियाँ होती हैं ना, जो फेटर्स होते हैं, वो हाथ पर नहीं लगा सकते। मूवीज़ में आपने देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर जैसे ही घर पे जाती है तुरंत पहले हथकड़ियाँ लगा देती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबसेक्शन 3 ये कहता है, इन दीज सिचुएशंस ओनली द पुलिस ऑफिसर विल बी एम्पावर्ड टू यूज़ हैंड कफ्स। अगर कोई इंसान जो है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, रिपीटेड ऑफेंडर है, बार बार ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, या फिर कस्टडी से अगर भाग गया है, ठीक है, उसने कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किया, जैसे कि आपका ऑर्गेनाइज क्राइम क्या क्या होता है, डकैती, रॉबरी, ठीक है, दीज ऑल आर ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके आईपीसी के ऑफेंसेस हैं। टेररिस्ट एक्ट एक पास किया था पार्लियामेंट ने, अगर उससे रिलेटेड कोई क्राइम करता है कोई इंसान, देन ऑल्सो द पुलिस ऑफिसर विल बी एम्पावर्ड टू यूज़ हैंड कफ्स, ठीक है। ड्रग रिलेटेड क्राइम हो गया, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गया, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑफेंसेस आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दीज ऑफेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपका सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 इज पेरीमेट्रिया, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सबसेक्शन 4 सर्च ऑफ प्लेस, सेक्शन 44 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड,
ठीक है। अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि किसी प्लेस में कोई इंसान छुप के बैठा हुआ है जिसको उनको अरेस्ट करना था, ठीक है, तो ये आपको याद है इनग्रेस वगैरह वाला चीज़ है, और वो पर्दानाशी वुमेन वाला, तो आप इसके लिए रेफ़र कर सकते हो, ठीक है, सेक्शन 47 की डिस्कशन को। सेक्शन 47 की डिस्कशन को आप रेफ़र कर सकते हो। इसमें कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो अननेसेसरी इसको पढ़ने का क्या ही मतलब बनता है, ठीक है, ऑफ CRPC। और जो आपका ये सेक्शन 43 था, ये कौन सा था, लेट मी जस्ट सी, या इट वाज सेक्शन 46, अरेस्ट हाउ मेड, ठीक है, और ये आपका सर्च एंड सीजर वाला सेक्शन 47। देन अब इसके सेक्शन 45 पे आते हैं, पुलिस, ये आपका परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन, हॉट परसूट, मैंने ये भी आपको बताया था, इसमें भी कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। 46 पे आते हैं, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, नो चेंज इसमें भी, ठीक है। ये आपका जो 46 है ये अगेन सेम ही है, पेरीमेट्री है, इवन सेक्शन भी आपका सेम है CRPC का, ठीक है। 47 पे आते हैं, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल, ये भी सेम है, इसमें भी कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इट अगेन रिलेट्स टू सेक्शन 47 ऑफ CRPC, oh आई एम सो सॉरी, इट रिलेट्स टू सेक्शन 50 ऑफ CRPC, ठीक है, एंड दिस इज 49, ठीक है, सेम नहीं है सेक्शन, आई एम सो सॉरी, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। देन सेक्शन 48 देखा जाए, इसमें कोई चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड, ठीक है। जो आपका सेक्शन 48 है, इट करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 50A। इसमें वैसे एक छोटा सा चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है, तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा, एक बार इस चेंज को भी देख लेते हैं, ठीक है। सब सेक्शन 1 में एक चेंज इंट्रोड्यूस किया गया, इट सेज एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता शैल फोर्थविथ गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सच अदर पर्सन एज मे बी डिस्क्लोज्ड और मेंशन्ड बाय द अरेस्टेड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सच इन्फॉर्मेशन, एंड ऑल्सो टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। ये आपका एक नया एडिशन है, ठीक है, ये पहले नहीं था, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से कि ये जो इसे मान लीजिए लिख देगा सेक्शन 48 सब सेक्शन 1 एंड पूरी बातें उसमें लिख देगा, फिर लास्ट का थोड़ा सा एरिया छोड़ देगा एंड 4 ऑप्शंस दे देंगे, 4 ऑप्शंस में बोल देंगे लोकल ऐसे कर देंगे, लोकल SP या फिर लोकल DSP, गिव मी अ सेकंड, या ठीक है, लोकल SP या लोकल DSP ऐसे कर देंगे, एंड फिर उसके बाद ऐसे आ सकता है। तो याद रखिएगा ये जो इन्फॉर्मेशन देने वाला सीन है, ये डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट को भी दिया जाएगा, बाकी आपका सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। 49 पे आते हैं, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, इट इज़ अगेन पेरीमेट्रिया। मैंने ये सेक्शंस पढ़े हैं एंड आई हैव सीन कि इनमें कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, जहाँ पे किया गया वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको। बाकी सेक्शंस को पढ़ना तो आपका ही काम है, आप ही को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 50 में देखते हैं कोई चेंज आया है, क्या था सेक्शन 50, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है, इट इज़ अगेन पेरीमेट्रिया। 51 पे आते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये मैंने आपको समझाया था ना, सेक्शन 53 आपका, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एक्यूज्ड के एग्जामिनेशन से किसी प्रकार का एविडेंस निकल के आ सकता है, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि प्लीज़ इसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करिए, ठीक है। इसमें भी कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ठीक है। फिर जो आपका सेक्शन 53A था, जी, जो आपका सेक्शन 53A था उसको सेक्शन 52 कर दिया गया, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। ओके, सो ये आपका सेक्शन 53A था, नोट कर लीजिएगा, मतलब वैसे तो आपके बैरक में लिखा ही रहता है। सो दिस वाज सेक्शन 53A, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 53 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। यहाँ पर एक चेंज इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसको आप मार्क कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था ना, जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है एक्यूज्ड का, जैसे उसका अरेस्ट हो जाता है तुरंत उसका जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 52 एंड 51, ठीक है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे किया जाता है, और सेक्शन 53 जो है वो एक्यूज्ड का राइट है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। सबसेक्शन 1, व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल ऑफिसर
in the service of the central government or a state government, and in case the medical officer is not available by a registered medical practitioner soon after the arrest is made. अब यहाँ पर देखिए एक नया प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है, ठीक है. इट सेज, ये देखिए यहाँ वाला प्रोवाइजो, provided further that if the registered medical practitioner is of the opinion that one more examination of such person is necessary, she may do so. ठीक है, यहाँ पे he may do so होगा, ठीक है, he may do so. बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर एक मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया एंड मेडिकल एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि एक और मेडिकल एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है ताकि अच्छे से पता लग सके कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई है कि नहीं की गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका ओपिनियन विल प्रिवेल, ठीक है, एंड वन मोर मेडिकल एग्जामिनेशन कैन बी मेड. ठीक है, ये आपका एक चेंज था, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा अपने बेयर एक्ट में. फिर सेक्शन 54 पे आते हैं आपके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड. ये भी, इसमें भी एक छोटा सा चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है. जो आपका सेक्शन 54 है, इट करस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 54A, ठीक है. इसमें ना मैं पूरा सेक्शन ही पढ़ देता हूँ. वेयर ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड इज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और पर्सन्स इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस, द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन मे ऑन द रिक्वेस्ट of the officer in charge of a police station direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit. ठीक है, ये तो आपका सेम है. प्रोवाइजो पे आते हैं, provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a judicial magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with, and the identification process shall be recorded by any audio video electronic means. ठीक है, ये जो आपका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वाला सिचुएशन है, इट वॉज नॉट प्रेजेंट इन CRPC. तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा, it will also be recorded by audio video electronic means. क्लियर है आपको? ठीक है. ठीक है, 55 पे आते हैं. 55 talks about procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant. ठीक है, when any officer in charge of a police station or any police officer making an investigation under chapter 13 requires any officer subordinate to him to arrest without a warrant any person who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made, and the officer so required shall, before making the arrest, notify to the person to be arrested and the substance of the order, and if so required by such person shall show him the order. इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है. एंड सेक्शन 55 relates to again section 55 of CRPC. ठीक है. 56 पे आते हैं. It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused. ठीक है, health and safety of the अरेस्टेड पर्सन. सेक्शन 56, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, पैरीमेट्री है, ठीक है. 57 पे आते हैं. सेक्शन 57, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. ठीक है, ये भी आपका सेम ही है. इसमें अगर देखा जाए कोई चेंज आया है, पढ़ते हैं इसको. अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल टेक or send the person arrested before a judicial magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station. मैंने आपको बताया था ना, it relates to section 56. पहले आप 56 में जाते हैं, फिर आप सेक्शन 57 में जाते हैं, then you go to section 167. ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है 57 में. 58 पे आते हैं. No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 187, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court, whether having jurisdiction or not. Again, it is perimetria to section 57 of CRPC. ठीक है. 59 पे आते हैं. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ ही सो डायरेक्ट्स टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द केसेस ऑफ ऑल पर्सन्स अरेस्टेड विदाउट वारंट विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस वेदर सच पर्सन्स हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज. यहाँ पे भी आपका कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है.
ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि उनके जुरिस्डिक्शन में कितने अरेस्ट किए गए हैं, बिकॉज ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करें। ठीक है, सेक्शन 60 पे आते हैं। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, सेक्शन 59 से रिलेट करता है। इट टॉक्स अबाउट द सिचुएशन जब अरेस्ट करने के बाद इंसान को विद इन 24 आवर्स रिलीज़ किया जाए अगर प्राइमा फेसाई किसी भी प्रकार का केस नहीं बन रहा है तो। ठीक है, ये भी हमने कवर किया था। इट इज़ अगेन पेरीमेट्रिया, नो चेंज, बस सेक्शंस में चेंज आया है। अगर मेजरली देखा जाए तो किसी भी प्रकार का मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया नहीं गया बीएनएसएस में। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया और ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ है, तो बस सेक्शंस को ऊपर ऊपर से देख लीजिए, लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो सीआरपीसी की अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ और जो भी नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए उनको आप समझ पाएँ। ठीक है, 61, इफ ए पर्सन इन लॉफुल कस्टडी escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India। ये भी सेम ही आपका पेरीमेट्री है। ठीक है, 62, नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर अरेस्ट। ठीक है, सो ये आपके सेक्शंस थे। कुछ ही सेक्शंस में छोटे मोटे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो अरेस्ट के सेक्शन में अरेस्ट के चैप्टर में उतना डेल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इनके सेक्शंस को याद करिएगा अगर आप जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि किस सेक्शन में कौन सी बात कही गई है, बस ये इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। ठीक है, एंड बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितने भी जजमेंट्स 2023 से पहले आए हैं, मतलब बीएनएसएस के प्रोक्लेमेशन से पहले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऐसा नहीं कि उनकी एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी, उनकी एप्लीकेशन अभी भी रहेगी। ठीक है, ऑन बीएनएसएस, जैसे कि आपका ललिता कुमारी में कहा गया था कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज़ मैंडेटरी। ठीक है, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर पास किया था उसकी एप्लीकेशन अभी भी है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 168 से शुरू करेंगे, 168 ऑफ सीआरपीसी। एंड मैं सोच रहा कि जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन का भी लेक्चर चालू कर देता हूँ। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू कंक्लूड सीआरपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एंड ऑफ जनवरी और फरवरी। टिल देन हैप्पी लर्निंग और कंटिन्यू रखिए, लेक्चर्स देखते रहिए। जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी नोट्स वगैरह रहेंगे और लैंडमार्क केस लॉज रहेंगे वो मैं आपके कवर करवाते रहूँगा साथ ही साथ। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।